डिम्पल जी, डॉक्टर एहसन पठान, श्री आशीष गौड़ा, जयेश राजपूत साहब और शमशुद्दीन मोहम्मद जनाब, आपको मैंने पहली बार देखा और सुना, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको वैसे मैं पटना से हूं, इसलिए आप सबों का मैं पटना के निवासी के रूप में स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। जफर थरेशवाला साहब से हमारी आमोदरफ बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन पहली ही मुलाकात में हम दोनों दोस्त बन गए। और जफर साहब जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं, आगे कभी तवारीख लिखी जाएगी तो इस मुल्क के बदलाव में जफर थरेशवाला का भी नाम बहुत। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जो काम शमशुद्दीन साहब कर रहे हैं, कोई ठान ले तो क्या कर सकता है। मुझे पटना के सुपर 30 की याद आ गई कि एक कमिटमेंट का आदमी है डॉक्टर आनंद, कि हम रिक्शा वाले, मजदूर, गरीब के बच्चों को IIT में आगे बढ़ाएंगे। और देखिए वो पढ़ाते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है। देश में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, कभी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और शमशुद्दीन साहब की वही बात मुझे बहुत अच्छी है। इस मुल्क में एक दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स चलता है। मिलिंद काबले दलित परिवार में पैदा हुए, ग्रेजुएशन किया, नौकरी लग गई, दलित परिवार से थे। फिर कहा मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। माँ बाप ने कहा क्या कर रहे थे, इंजीनियर बन गए हो। एकदम रिजाइन कर दिया। माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, 15-20 हजार रुपये बचे थे सैलरी के, उससे शुरू किया। मुझसे मिलने आए, उनको पद्मश्री मिला है। आज उनका खुद का टर्नओवर 100 करोड़ है। उन्होंने कई दलित बच्चों को आगे बढ़ाया। छोड़ो रिजर्वेशन, आगे बढ़ो, बिजनेस में आओ, हुनर में आओ। फीकी कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। उन्होंने डिक्की बनाई, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उनको हम सम्मान दें। और हमने कहा मिलिंद भाई आपका सबसे अच्छा अवसर क्या लगा? कहा एक दिन मैं अपनी नई मर्सिडीज बेंच कार के साथ अपने माँ बाप से मिलने गया और मुझे खबर थी तो मैंने चढ़ाया और उसको ड्राइव करने वाला एक तिवारी भी था। उसने कहा आपको ये कहां से मालूम हो गया? हाँ मैंने सब मालूम कर लिया था। दोस्तों, अगर अपने अंदर की ताकत को पहचाना जाए तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मिनिस्टर था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी मिनिस्टर हूं। 2003 का वाकया है, मुझे पाकिस्तान से निमंत्रण मिला। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। अब तो मैं पाकिस्तान 3-4 बार हो आया, वो मेरी पहली यात्रा थी। तो मैं अटल जी के पास गया कि सर क्या करूं? कहा जाओ देखो क्या हो रहा है। तो मैं गद्दाफी स्टेडियम में VIP लाउंज में बैठा हुआ था। मेरे बगल में कसूरी साहब वहां के विदेश मंत्री थे, वो बैठे हुए, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट। तो उस दिन बड़ा अजीब नजारा हो गया। अब जहीर खान ने बॉलिंग शुरू की, धक्का आउट करना शुरू किया था। इरफान पठान ने भी बॉलिंग की, उसकी भी बॉलिंग बड़ी धारदार पड़ रही थी और पूरा गद्दाफी स्टेडियम भरा हुआ था। तो कसूरी साहब ने मुझसे हल्के से पूछा, जनाब प्रसाद साहब, ये जहीर खान हिंदुस्तान में कहां का मुसलमान है? मैं चुप रहा। फिर जब इरफान खान की बॉलिंग भी वही असर कर रही थी, उन्होंने फिर कहा, जनाब प्रसाद साहब, ये इरफान पठान हिंदुस्तान में कहां का मुसलमान है? फिर मैं चुप रहा। जब हिंदुस्तानी बैटिंग का वक्त आया
तो मोहम्मद मुश्ताक ने 66 रन बनाया और 5 छक्के जड़ दिए। तुमने तीसरी बार मुझसे पूछा कि जनाब प्रसाद साहब, ये मोहम्मद मुश्ताक हिंदुस्तान में कहा था मुसलमान है। कसूरी साहब, आप 3 घंटे से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तीनों हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान को जिताने के लिए यहां पर आए हुए हैं। ये बात फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा बीजेपी वाले हो, और ये हम ही बोल सकते हैं। शायद दूसरी सियासत की जमात के लोग आते तो इतने खुलकर नहीं बोलते। जो हिंदुस्तानी है, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर तालीम है, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम दिल से बोलते हैं हमारा हिंदुस्तानी चमक रहा है। और ये बात हम बहुत खुले दिल से बोलना चाहते हैं। जफर साहब ने मुझे बुलाया, मेरे शहर में बुलाया है, और काफी लोग हमारे सूबे के हैं या मेरे शहर के हैं, तो मैं कुछ खुलकर अपनी बात करना चाहता हूं। मुल्क का बंटवारा हुआ था, किस बिना पर हुआ था? इस देश का सबसे बड़ा आइन बना, आपको मालूम है मैं पेशे से वकील रहा हूं, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश का 2 बार कानून मंत्री रहा। मैंने इधर बाबा अंबेडकर को बहुत पढ़ा, मैंने मौलाना आजाद को बहुत पढ़ा, कुछ पढ़ने का शौक है मुझे, और सरदार पटेल को तो पढ़ते ही रहता। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा इन तीनों को और पढ़िए, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। और हम लोगों ने फैसला किया, सरदार पटेल तो लगते थे कि हमारे दिल्ली के बीजेपी के ऑफिस में मौलाना आजाद की भी फोटो टंगेगी और डॉक्टर अंबेडकर की भी फोटो टंगेगी। आपको मालूम है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो इस देश की अक़लियत के लिए जो फंडामेंटल राइट में स्पेशल राइट्स बने हैं, इसकी सब कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान बना है, यहाँ की अक़लियत को अलग से राइट लेने की क्या जरूरत है? कहा नहीं, हम पाकिस्तान नहीं है, ये काम सरदार पटेल ने किया। इस देश की 555 रियासतों में 554 का हिसाब किताब सरदार पटेल ने रखा। आज तक कहीं कोई शख्स वहां नहीं है। एक जवाहरलाल नेहरू रखा, जम्मू एंड कश्मीर आज भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ती है। आने वाली नस्लों को शायद इसके बारे में ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। मौलाना आजाद की हिंदुस्तान की समझदारी, तालीम की जरूरत, मैं जितना पढ़ता हूं कितने बड़े आदमी थे, देश को उनके बारे में जानना जरूरी है। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो मैंने कहा मैं अपनी ओर से क्या कर सकता हूं। और जफर साहब, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 तरह के स्टैंप होते हैं। एक स्टैंप होता है कमेमोरेटिव, जो एक बार निकलता है, और दूसरा होता है डेफिनेटिव, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे अस्पताल, सारे डाकखाने में मिलता है। तो उसमें गांधी जी मिलते थे, थोड़ा बहुत डॉक्टर अंबेडकर मिलते थे, और एक परिवार के काफी लोग मिलते थे। वो परिवार कौन था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फैसला किया, आगे से मौलाना आजाद का भी स्टैंप दिखेगा हर जगह, सरदार पटेल का भी मिलेगा, डॉक्टर अंबेडकर का भी मिलेगा, भगत सिंह का भी मिलेगा। ये हमने फैसला किया। तालीम की जरूरत मौलाना आजाद क्या समझते हैं? सही में मैं चाहता हूं कि उनके जीवन को नीचे तक बताना चाहिए। उन्होंने पहली बार यह पहचाना था, तालीम होगी तो तुम अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। अब मैं आपसे बहुत खुल के बोलना चाहता हूं कि मुझे पीड़ा है कि उनकी ये बड़ी समझदारी नीचे तक आई क्यों नहीं। जब भी मैं आजादी के बाद का इतिहास देखता हूं तो मुझे 2 तरीके के लोग दिखाई देते हैं। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो जामिया बनाया, खुद पढ़े, जमात को पढ़ने की कोशिश की। दूसरा डॉक्टर APJ कलाम, गुर्बत में पैदा हुए लेकिन तमन्ना थी आसमान छूने की, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। क्या बढ़िया, कितने बड़े इंसान थे। और ये दोनों टीचर थे, जाकिर हुसैन और APJ कलाम, दोनों टीचर थे। दूसरी तरफ मैं अक़लियत जमात के कुछ लोगों को देखता हूं जिन्होंने रिजर्वेशन की चिंता की,
न पढ़ाई की कमजोरी है, हमने अपने हुनर से काम करना है। अब आज मैं आईटी का मंत्री हूं, मैं अजीम प्रेमजी की बात करना चाहता हूं। अपनी जमात से आते हैं, उनके फादर छोटे वेजिटेबल का ऑयल का काम करते थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आईटी के बिजनेस में आगे बढ़ना है, और आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, हजारों लोग काम करते हैं। मेरी से अच्छी उनकी आमदरफ्त हुई है। एक दिन उन्होंने अपनी कहानी बताई, उनको बताई दिया कि आप तो देश के आइकॉन है, हमें आप पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा मैं कॉर्नल में पढ़ रहा था, मेरे वालिद साहब की मौत हो गई, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के आना पड़ा बिजनेस को संभालने के लिए, और मैं 25 साल बाद दोबारा गया कॉर्नल अपनी उस पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा करने के लिए जो मैं छोड़ कर आया था। ये बातें जहन में बहुत अजीब प्रकार से प्रभाव छोड़ती है। जो सिप्ला कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसके मालिक कौन है? यूसुफ हामिद साहब है। आज सिप्ला भारत की एक बड़ी कंपनी है, दवाई के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी कंपनी। कभी यूसुफ हामिद साहब ने हमें तालीम नहीं मिली, हमें परेशानी हुई, हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सबसे अच्छा तो मुझे वो ये जो हिमालयन ड्रग कंपनी है, जो देश की सारी आयुर्वेदिक की अच्छी अच्छी दवा बनाती है, ये मनान साहब तो अपने जमात से आते हैं। उनको लगा कि नहीं, आयुर्वेद की दवा को, जो ऋषियों की दवा है, उसको नए तरीके से समाज के लिए पेश करना है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जब मैं देश घूमता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है अक़लियत जमात के लोग अपने तरीके से। अभी मैं काशी गया था, वहां पर हमारी सरकार ने वहां के बुनकरों के लिए सबसे लेटेस्ट ई कॉमर्स के लिए क्या हो सकता है फोटो बनाया, हमारे विभाग ने उनके लिए काम किया। कुछ आपने देखा है? देखिए दोस्तों, हर सरकार कुछ न कुछ प्रोग्राम शुरू करती है अपने तरीके से, जो जमहूरियत का तकाजा है। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बदलाव कर देते हैं और लोग अपने आप उसको स्वीकारते हैं। कभी कंप्यूटर आया, आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हाथ में, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अब कंप्यूटर का कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि इससे ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, सलाहियत समझदारी बढ़ती है। मोबाइल फोन आया, मुझे याद है मैडम जी की सरकार में मोबाइल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर था। क्या कहां से फतूर चला आया, बड़ा बड़ा मोबाइल क्या होगा। अगर मुझे तो खुशियों के इस मुल्क में 98 करोड़ मोबाइल फोन है, 98 करोड़, 102 करोड़ टोटल फोन है लैंडलाइन में। और ये रफ्तार रही तो आने वाले कुछ वर्षों में 122 करोड़ के मुल्क में 110-15 करोड़ मोबाइल फोन हो जाएगा। और हमारे पीएम क्या कहते हैं? हर हिंदुस्तान के हाथ में मोबाइल फोन होना चाहिए, सरकार उसके हाथ में होना चाहिए। देश है डिजिटल इंडिया। ये देश कैसे बदल रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। दो मैं मंत्री बना था, गफर साहब आप इंडिया टीवी देखते होंगे, रजत शर्मा प्रोग्राम करते हैं आपकी अदालत में, तो उसमें मुझे बुलाया गया। तो जब रिकॉर्डिंग हुए, लोग सवाल पूछते हैं, प्रोग्राम में देखा होगा, तो हम लोग खाना खा रहे थे, कहा रविशंकर अब आप इस विभाग के मंत्री हैं तो आपको एक कहानी बताते हैं। रात में 11 बजे हम लौटते हैं अपने घर, तो मेरा नौकर एक दिन देखा कि मेरे घर से 3 मकान आगे एक स्कूटर के पिलियन पर बैठकर अपने स्मार्टफोन से खेल रहा था। दूसरे दिन भी वही खेल रहा था, तीसरे दिन भी वही खेल रहा था। तो तीसरे दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि यही क्यों बैठता है, अब करता क्या है? कहा बहुत सिंपल सी बात है, जहां वो बैठता है उसके सामने के मकान में वाईफाई बहुत बढ़िया आता है, तो उससे अपने स्मार्टफोन पर वाईफाई लेता है और ब्राजील का वर्ल्ड कप फुटबॉल देखता है। पिछले उसको होता है नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी से उसकी चाहत कैसे बढ़ी उसको मालूम है।
और दूसरा तो और जोरदार, दिल्ली के हमारे एक वकील साहब हैं, भारी भरकम है, उनकी गाड़ी भी बहुत भारी भरकम थी, विदेशी गाड़ी थी, कहीं पंक्चर हो गई तो छोड़ के चले आए। और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि रविशंकर अब आप IT मंत्री हैं, तो देखिए देश कैसे बदल रहा है। तो गए अपने मोबाइल फोन पर, गूगल पर गए, दिल्ली में कितने पंक्चर बनाने वाले हैं, तो 50 का नाम आया, नंबर आया। कहा मेरे घर के आसपास कितने हैं, तो 3 का नंबर आया। उन्होंने एक को मैसेज दिया कि मेरी गाड़ी यहाँ पर टायर पंक्चर है, आप मेरी मदद करेंगे। उसने जवाब भेजा, आपके दफ्तर में आके मैं चाबी लेकर के उस गाड़ी को बनाऊंगा। वो आया, उनके मुझ से चाबी लिया। आधे घंटे बाद उसने व्हाट्सएप किया कि आपके एक आगे के चक्के के ट्यूब में 3 कांटी घुसी हुई है, ये उसकी तस्वीर है जो मैं भेज रहा हूँ, और आधे घंटे में इसको ठीक करके मैं पहुंचाऊंगा, ये मेरा बिल है, आप तैयार रखिएगा। पंक्चर बनाने वाले कौन होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो ले रहे हैं। और ये काम बहुत जगह होता है। जब मैं मंत्री बना तो काशी के कुछ हमारे पुराने मुवक्किल, उनको बताया जाता है, वो अकलियत समाज से थे, बुनकर थे, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पेश हुआ था। तो मेरी पत्नी के लिए एक साड़ी भी बना हुआ ले आए। तो बाकी गपशप हुई, तो उसमें से एक बड़े बूढ़े आदमी का जनाब प्रसाद साहब, जो इराक में हो रहा है उससे मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, इस पर कुछ आप लोग को करना चाहिए, ये कत्लेआम, ये दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपना स्मार्टफोन निकाला, उसमें फट करके वो गए और आईसिस इराक का उन्होंने एक वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पर दिखाना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा देखा, गंदा वीडियो था, लेकिन मैंने कहा मौलाना ये बताइए, आप तो बोलते बहुत कम हैं, स्मार्टफोन को आप इतने बढ़िया से कैसे यूज कर रहे हैं? उसने कहा जब बिजनेस को फैलाना होता है तो स्मार्टफोन पे जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे कई कस्टमर हमसे स्मार्टफोन से ही बात करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 98 करोड़ मोबाइल फोन है, 35 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, 35 करोड़। आधार कार्ड जो है, लगभग 91 करोड़ लोग आधार कार्ड पे हैं। एक बटन दबाइए, उनकी शख्सियत, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनकी आंखों का कंटेक्ट सामने आ रहा है। ये एक नई दुनिया बदल रही है। अभी जो आपने जफर साहब मुझे बात बताई कि वर्चुअल क्लासरूम, ये वर्चुअल क्लासरूम क्या है? IIT फैल रहा है, तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई पुराना है, उसके प्रोफेसर तो गया में नहीं मिलेंगे, गुवाहाटी में नहीं मिलेंगे, तो उनका कोर्स बनता है वर्चुअल क्लासरूम से वो आगे बढ़ते हैं। और शमसुद्दीन साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सिर्फ इसको UPSC तक मत रोकिए, मुझे अच्छा लगेगा आप स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाइए और ऐसे बच्चों को IIT से जोड़िए, तो मुझे और खुशी होगी। हमें क्या करना है बताइए। मोदी जी का एक नारा है, IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। क्या मतलब हुआ? इंडिया टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। ये सूचना का समय है, सूचना ताकत है। मुझे अच्छा लगता है बहुत से मदरसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताया गया पानीपत में एक मदरसा है जहां टेक्नोलॉजी भी है, इतनी अच्छा उसका स्टैंडर्ड है कि हिंदू बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। मैं भी मध्य प्रदेश के दौरे पर गया था, मुझे बताया मंदसौर में कुछ मदरसे हैं जहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री का दौरा हुआ अबू धाबी और दुबई।
एक बहुत ही सफल दौरा था। मोदी जी को रिसीव करने के लिए अबू धाबी के वहां के महाराज के पांचों भाई एयरपोर्ट पे आए थे। बाकी जो वहां से ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखा, आपने सुना होगा, चाहे वो दहशतगर्दी हो चाहे बाकी हो, आज दुनिया के मुल्क हिंदुस्तान को इस क्षेत्र में एक स्टेबल इन्फ्लुएंस के रूप में देख रहे हैं। दुनिया में चल रहा है उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सभी समझते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ लोगों को एक होना पड़ेगा ताकि भाईचारा बढ़े, ताकि तालीम बढ़े, ताकि भविष्य सुधरा हो। यह है आज का चैलेंज, और उस चैलेंज में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और उस दिशा में जो ये जफर साहब की शुरुआत है, जो पहल है तालीम की ताकत, इसे मैं ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम मानता हूं। अभी मैंने डिजिटल इंडिया की बात की। क्या है डिजिटल इंडिया? हम देश के 2.5 लाख पंचायत को जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से। हम चाहते हैं ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई हेल्थ ये आगे बढ़े। और डिजिटल इंडिया जी गरीबों के लिए है। मुझे डिजिटल इंडिया की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होगा जब एक रिक्शा वाला, एक चाय वाला, एक बाल काटने वाला, एक बिजली का काम करने वाला, एक कुम्हार, एक लोहार अपने बिजनेस की तलाश अपने स्मार्टफोन से करें। और मैंने अपने विभाग को कहा था कि महादलित और दलित महिलाओं को ट्रेन करो और वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाएं कंप्यूटर सीख कर। वही मैं गया उसका उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूरा होने पर गया था। जफर साहब आपको जानकर खुशी होगी, 300 दलित और महादलित महिलाएं थीं और लगभग 40-50 अकलियत की भी महिलाएं थी। ट्रेनिंग किया और ये एक नया बदलाव हो रहा है। हमें इस बदलाव को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने बताया, जब कंप्यूटर आया, जब मोबाइल फोन आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल हाईवे प्रोग्राम शुरू किया, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जोड़ना है 4 लेन 6 लेन हाईवे से। बहुत लोगों ने कहा कैसे होगा, जमीन कहां से आएगी? मैं उस मीटिंग में था 2001 में, अटल जी ने कहा करना है। और अभी मैं गया था कन्याकुमारी में एक प्रोग्राम में, और जहां मेरा प्रोग्राम हो रहा था वहीं पर कश्मीर से कन्याकुमारी का नेशनल हाईवे खत्म होता है 6 लेन। मैंने कहा कुछ मुझे 1 घंटा ड्राइव कराओ, मुझे एहसास करने दो कि अगर दिल में उमंग हो, तमन्ना हो और इरादा पक्का हो तो देश को जोड़ने का काम ऐसा हो सकता है। बता रहे थे हमारे मिस्टर लोढ़ा, 4 महीने में हमने 17 करोड़ बैंक अकाउंट खोला, और उसी बैंक के लोगों से जिन गरीबों का आज तक बैंक अकाउंट नहीं था। और आप देख लीजिए, कोई उनको एक पैसा जमा करने की पाबंदी नहीं थी, लेकिन उन गरीबों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कर करके 22,000 करोड़ रुपया अपने 17 करोड़ अकाउंट में जमा किया। देखिए आगे जो स्कीमें आई हैं चाय वाले के लिए, ठेले वाले के लिए, जो सारी बातें लोढ़ा जी ने बताई। ये जन सुरक्षा है, जीवन सुरक्षा, 12 रुपये हर साल, 1 रुपया पर महीना देकर आपने तो इंश्योरेंस ले सकते हैं। और मुझे खुशी है हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं। इसे कहते हैं बदलाव की चाह, इसे कहते हैं आगे बढ़ने की चाह। जफर साहब एक आगे बढ़ेंगे। मैं बिहार का होने के नाते अपने बिहार के भाइयों से अर्ज करूंगा कि ये मंच सियासत का नहीं है, ये मंच तालीम की ताकत का है। और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं। न मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, न मैं कहूंगा, ये आपकी समझदारी होगी कि आप किसको सोचते हैं। लेकिन कुछ चीजें सियासत से ऊपर उठकर तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया इज पार्टी न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज पॉलिटिक्स न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज कम्युनिटी न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज सेंटर स्टेट न्यूट्रल, डिजिटल इंडिया इज ओनली इंडिया पॉजिटिव। ये उसकी सोच है। उसी प्रकार से
तालीम की ताकत की सोच सियासत से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जब भी मैं आंकड़ों को देखता हूं, मैं दो चीज जरूर कहूंगा। मैं 2011 के सेंसस के नतीजे देख रहा था। ये लिटरेसी रेट है, हिंदू के 65% है, मुसलमानों की 59% है। हिंदू मेल्स की 76% है, मुस्लिम मेल्स की 67% है, 10% नीचे करीब करीब 67.6 है। फीमेल महिलाओं की, हिंदुओं की 53% है, 53.2, मुस्लिम्स की 50% है। और जो मैं स्कॉलरशिप को देख रहा था, और मैं चाहता हूं आप बहस करिए इसके अपने। मैट्रिक के पहले की स्कॉलरशिप में ये बिहार का नंबर था, 12-13 में 80,622 बच्चों ने लिया, 13-14 में 65,663 बच्चों ने लिया, 14-15 मतलब हमारे चुके थे 1,22,833 बच्चों ने लिया। इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन चिंता कहां आती है जब हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक में 12-13 में 26,911, 13-14 में 34,485, 14-15 में 42,248। और जब मैं मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप में जाता हूं तो मुझे और चिंता होती है। 12-13 में 4,354 स्टूडेंट्स ने लिया, 13-14 में 6,417 स्टूडेंट्स ने लिया, 14-15 में 13,393 स्टूडेंट्स ने लिया। आपकी जमात को यह सोचना है कि अगर प्री मैट्रिक में यह संख्या 1,22,000 पहुंचती है तो ग्रेजुएट में घुसकर सिर्फ 42,000 क्यों बढ़ जाती है। और जब मेरिट कम मीन्स में जाते हैं सिर्फ 13,000 क्यों बढ़ाती है, सिर्फ 14-15 के आंकड़े बता रहा हूं। कहीं ना कहीं अपने अंदर की ताकत को जगाना पड़ेगा, जिसका इशारा शमसुद्दीन साहब ने किया। देखो भाइयों बहनों, समाज उतना ही बदलता है जितना बदलाव की वकालत करने वाले अपने को बदलते हैं। ये बहुत सीधा मसूल है, इसे समझना पड़ेगा। और शायद आज का दिन है कि इसको समझ नहीं सकते। इसके बारे में दिमागी सफाई करने की जरूरत है। मैंने शुरुआत की थी मौलाना आजाद से, मैं उन्हीं की बात से अर्ज करना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिमों के रिश्ते की बुनियाद क्या होनी चाहिए, ये मैं उनकी बात कह रहा हूं, आपके लिए छोड़। दुर्गा दास एक बहुत बड़े पत्रकार थे देश के, मेरे कई बड़े पत्रकार भी यहां बैठे हुए पटना से। उनकी किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी लिखी है भारत के आजादी आंदोलन की और नेहरू जी की सरकार की। तो दुर्गादास मौलाना आजाद से बहुत क्लोज थे और हर संडे को उनके यहां कॉफी पीने जाते थे। मौलाना आजाद उनसे काफी बात करते थे और कई खबरिया चीजें भी मिलती थी। जैसे हम बिहार में बैठे हुए जफर साहब तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने की बात करें दोबारा, और नेहरू जी राधा कृष्णन की वकालत कर रहे थे। राधा कृष्णन मुझे बहुत बड़े आदमी थे, आप जानते हैं। तो पूछा दुर्गादास जी ने कि मौलाना आजाद साहब कौन बनेगा दोबारा राष्ट्रपति? तो मौलाना आजाद ने कहा कि दुर्गा, जब मैं हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन की तवारीख देखता हूं तो मुझे हर पन्ने पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई पड़ते हैं, मुझे राधा कृष्णन दिखाई पड़ते। उन्होंने अपने शाराना अंदाज में कह दिया और समझने वाले ने समझ लिया दोबारा राष्ट्रपति। अपने मरने से 1 महीना पहले उन्हें दुर्गादास पे एक बात कही जो उस किताब में लिखी हुई है, आपको पढ़ना चाहिए। मौलाना आजाद ने कहा कि दुर्गा, सरदार पटेल को समझने में हमसे भूल हुई। लगता है उनको मालूम था कि उनका इंतकाल अब जल्दी आने वाला है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम रिश्तों की बुनियाद के बारे में जो सरदार पटेल की समझदारी थी वो सही समझदारी थी। और मौलाना आजाद ने जो उस पर कहा, उस पर कोट किया हुआ है, सरदार पटेल कहते थे हिंदू मुसलमानों को अपना छोटा भाई समझे और छोटे भाई का प्यार करें, और मुसलमान
हिंदुओं को अपना बड़ा भाई समझें और बड़े भाई की इज्जत दें। ये जो प्यार का सलूका है यही इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा और यही इस मुल्क की परंपरा रही है। अब इसमें कितना है क्या है, एक दूसरे नाम देने की जरूरत नहीं है। एक मुस्लिम स्कॉलर है कानून के, उन्होंने एक और तासीर रखी है उसकी। हिंदू लॉ में एक कोपार्सनली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है, जो वकालत में समझे उसको मालूम। ये क्या है? खानदानी प्रॉपर्टी में जिस दिन आप पैदा होंगे मां के गर्भ में आपको हिस्सा मिल जाएगा और ये 4 पीढ़ी तक चलता है और सबका हिस्सा बराबर होता है और उसमें एक कर्ता होता है, बड़ा भाई। तो कर्ता बड़ा भाई होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, लेकिन हिस्सा सबका बराबर बराबर होता है जब भी बंटवारा होता है। कहा कि ये रिश्ते की बुनियाद को उसके रूप में देखना चाहिए। आज मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जफर साहब, बड़ी इजाजत से, बड़ी इज्जत से मैं आपके मुद्दे की बात चलूंगा। इस मुल्क में वोटों की सियासत तो बहुत चली है, चलेगी, जमहूरियत का तकाजा भी है, लेकिन वोटों की सियासत और तरक्की की हकीकत, इसमें कहीं ना कहीं तो जवाबदारी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये बात मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। और जब हम तालीम की ताकत की बात सोचेंगे तो शायद पिछले 67 साल से इस मुल्क में अक़लियत के वोटों की सियासत और जमीन पर तरक्की की हकीकत के बारे में बहुत दूरी दिखाई पड़ी। ये दूरी क्यों है, इसके लिए क्या करना है और अपनी तरक्की को जमीन पर ईमानदारी से उतारने के लिए हमारी सोच क्या बननी चाहिए, ये आपको सोचना है। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जफर साहब, ये काम आगे बढ़ाइए, मेरी बहुत शुभकामनाएं।